महाराष्ट्र में बल्दियाती इंतखाबात में ओबीसी रिजर्वेशन का रास्ता साफ हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बांटिया कमीशन की रिपोर्ट को आज कबूल कर लिया है और इसके मुताबिक रियासत में इंतखाबात कराने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी मानदा बल्दियाती इंतखाबात 2 हफ्तों में कराने का हुक्म दे दिया है। इसलिए बांटिया कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में ओबीसी रिजर्वेशन के साथ इंतखाबात का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अजला में 92 म्युनिसिपल काउंसिलों और 4 नगर पंचायतों में ओबीसी रिजर्वेशन की मंजूरी दी है, जो गुज़िश्ता हफ्ते मुअत्तल कर दी गई थी। इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी सरकार ने ओबीसी आरक्षण फिर से लागू करवा लिया है। उच्चतम न्यायालय ने आज उसका फैसला दे दिया है। हमारी सरकार ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को स्वीकारा है। महाराष्ट्र में फिर से ओबीसी आरक्षण लागू हुआ है। 13/12/2019 को पिछली उद्धव जी की सरकार को उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि डेडिकेटेड आयोग तैयार कीजिए, इंपेरिकल डेटा जमा कीजिए, ट्रिपल टेस्ट पूरी कीजिए और उसके बाद आप आरक्षण लागू कीजिए। 15 महीने जब उस सरकार ने कुछ नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण स्थगित कर दिया। उसके बावजूद सरकार लगातार समय पास करती रही। पहले तो कमीशन नहीं बना, कमीशन बना तो उसको स्टाफ नहीं दिया, कमीशन काम नहीं कर पाया। एक फर्जी रिपोर्ट, मैं फर्जी इसलिए कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बहुत स्ट्रिक्चर्स पास किए। इस प्रकार की एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने नकारा और उसके बाद राज्य के ओबीसी आयोग ने कहा यह रिपोर्ट हमने तैयार ही नहीं की है और हमको इस रिपोर्ट की कोई जानकारी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद लगातार हम ये कह रहे थे कि इसमें जनगणना की आवश्यकता नहीं है, ये सेंसस का विषय नहीं है, ये इंपेरिकल डेटा का विषय है। एक साइंटिफिक स्टडी करके जो निष्कर्ष निकलते हैं, ऐसा इंपेरिकल डेटा हमको देना है। 2 महीने में सरकार वो कर सकती है, लेकिन सरकार लगातार टालमटोल करती रही। अंत में सरकार ने बांटिया आयोग तैयार किया और हमारी सरकार के आने के बाद हमने तुरंत उस आयोग से निवेदन करके उचित समय में उसका साइंटिफिक डेटा उसको कोलेट करके, उसको क्यूरेट करके, वो जो कोई रिपोर्ट तैयार हुई उस रिपोर्ट को हम लोगों ने सही समय पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया और उस पर आज सुनवाई हुई। उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा और उसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण वापस बहाल कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट का हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी मुंबई से जुड़ चुके हैं। सर्वेश, ये बता दें कि महाराष्ट्र हुकूमत को बड़ी राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, ओबीसी रिजर्वेशन जो है बहाल कर दिया गया है फिर से। देखिए वनजा जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ओबीसी आरक्षण को लेकर 27% आरक्षण को लेकर, जो लड़ाई पिछले 2-2.5 सालों से लगातार जारी थी महाराष्ट्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच, महाराष्ट्र के कुछ लोगों ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके गए थे। एक नाम जिनका बताना चाहूँगा, विकास गौली करके। उनका कहना यह था कि जो एक कैलकुलेशन ओबीसी समाज को लेकर है वो कैलकुलेशन सही नहीं है, वो कैलकुलेशन सही किया जाए, सर्वे किया जाए, तब आरक्षण लागू किया जाए। और उसके बाद जिस तरह से लगातार सुप्रीम कोर्ट ने एक समय ऐसा आया कि इस आरक्षण पर पूरी तरह से रोक लगा दी। उसके बाद महाराष्ट्र के जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें एक हड़कंप मची, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर पर एक बड़ा धोखा जो है, खतरा कह सकते हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए ऊपर बन रहा था। क्योंकि 27% आरक्षण जो उनके अलग अलग तबके को पहले मिल रहा था, अचानक से अगर स्थगित किया जाता है तो चुनाव में इसका क्या परिणाम होगा, उनके कैंडिडेट होंगे क्या होंगे। अब हालांकि हर
तबके के पार्टी, चाहे बीजेपी हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, सभी लोग इसका सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र ओबीसी समन्वय समिति जो है, जिसके एक नेता हैं बावकर करके, उनसे हमारी बातचीत हुई थोड़े समय पहले। उनका साफ कहना था कि वो भी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करते हैं, लेकिन जो मसला था रिकैलकुलेशन का, वो मसला वही का वही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि कुछ चुनाव जो अभी जारी हैं उनमें ये आदेश नहीं लागू होगा, उसकी प्रक्रिया वैसे ही जारी रहेगी। लेकिन जो चुनाव आने वाले समय में होने हैं उनको लेकर 2 हफ्ते के भीतर जो है चुनाव आयोग जल्द से जल्द फैसला करे और चुनाव की तारीखें घोषित करें। तो कुल मिलाजुलाकर तमाम राजनीतिक पार्टियों की में खुशी की लहर जरूर है आने वाले, लेकिन 2-3 दिनों में महाराष्ट्र ओबीसी समन्वय समिति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कुछ नए जो है याचिका दायर होने की संभावना है, जिनसे हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि जो कैलकुलेशन वाला मामला है, रिकैलकुलेशन वाला मामला, वो कहीं ना कहीं अटका पड़ा है, उससे वो संतुष्ट नहीं है। जी सर्वेश, ये बता दीजिए कि रिकैलकुलेशन के हिसाब से क्या मानना है जो पेटिशनर्स हैं उनका, कि रिकैलकुलेशन करना कितना ज़रूरी है और उससे क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, अभी थोड़े समय पहले देवेंद्र फडणवीस का बयान हम सुन रहे थे। और ये सभी जानते हैं कि सेंसेक्स की जनगणना जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के अंदर होती है, लेकिन 10 साल के बाद अगर अचानक से जनगणना न की जाए तो चाहे ओबीसी समाज हो या कोई अन्य समाज हो, उनकी आबादी कितनी है, वो किस स्तर पे उनकी आबादी बढ़ी है या घटी है, ये बिना एक कैलकुलेशन के कोई भी साफ तौर से नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 8 सालों से गरमाई हुई है, हर राजनीतिक दल यहाँ पे अपने आप को बढ़त देखना चाहता है। जब सुप्रीम कोर्ट ओबीसी का मामला पहुंचा तो इसमें साफ उनके रेगुलेशन की डिमांड थी, सर्वे की डिमांड थी कि सभी गाँव खेड़ों में जिला स्तर पर अधिकारी भेजे जाएं, वहाँ पता लगाया जाए कि कितने ओबीसी समाज के घटक हैं, कितने लोग हैं। उसके बाद जब भी नई सरकार का गठन हुआ, उद्धव ठाकरे और जो महाविकास आघाड़ी बनी, देवेंद्र फडणवीस कुछ कह रहे थे कि 15 महीने तक इस सरकार ने काम नहीं किया। लेकिन यहाँ पे पक्ष और विपक्ष और सरकार के बीच लगातार जंग इस बात की जारी थी एम्पिरिकल डेटा को लेके। अभी भी एम्पिरिकल डेटा प्रॉपर तरीके से इस पूरे मामले में जमा नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी जमा नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही आदेश दिया हो, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जाहिर की उस आदेश का कोई नहीं मानेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अब कहीं ना कहीं जो चुनाव की तारीखें हैं लोकल बॉडी की, चाहे मुंबई महानगर पालिका की हो या नगर पालिका की, वो तारीखें इनको घोषित करनी होगी। अब राहत की बात यह है कि अब महाराष्ट्र में ओबीसी 27% जो आरक्षण है, उस आरक्षण के साथ आने वाले चुनाव होंगे। तो कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों के लिए खुशी की बात जरूर है। लेकिन जिन्हें सर्वे की इच्छा थी, जिन्होंने याचिका दायर की थी, उनके लिए एक धक्का कह सकते हैं, वो कितने खुश हैं। हालांकि उनका नंबर हम डायल कर रहे थे, उनसे बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन दूसरे ओबीसी नेताओं से हमारी बातचीत हुई, वो नाखुश इसी बात को लेके हैं कि जो सर्वे होना चाहिए था, वो सर्वे अब तक नहीं हो पाया है। बिल्कुल सर्वेश, और अब इस फैसले के साथ ही बल्दियाती चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जिस तरह से अगर बिना आरक्षण के चुनाव लड़ते तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो ओपन कैटेगरी के लोग थे वो तो बाहुबली कह सकते हैं, उनके लिए कोई धोखा नहीं था। लेकिन जो ओबीसी तबके के आते हैं, जो हमेशा से इसी समाज के चुनाव लड़ते रहे हैं, उनके लिए खतरे वाली बात जरूर थी। और उनके लिए नहीं, जो उनसे जुड़े हुए राजनीतिक पार्टी थी, उनके लिए भी बहुत बड़ा खतरा था। तो ये राजनीतिक युद्ध भी था हर एक पार्टी के लिए, और हर पार्टी चाह रही थी कि कहीं ना कहीं 27% आरक्षण मिले और उस आरक्षण के साथ चुनाव लड़े, और ताकि उन्हें चुनाव में इसका फायदा हो। तो अब आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर कर दिया है। अब देखना होगा किस तरह से महाराष्ट्र के लोकल बॉडी के चुनाव की तारीखें क्या घोषित होती हैं और कितना मुनाफा हर दल इस आरक्षण के साथ हासिल कर पाता है चुनाव के दौरान। तो खुशी की लहर है। अब सभी पार्टी ने, जहाँ तक बात है, एनसीपी ने भी अपना बयान जारी किया है, कांग्रेस ने बयान जारी किया है, बीजेपी ने भी बयान जारी किया है। खुद एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर खुशी जाहिर की है। लेकिन उन्होंने एक बात और ये कही कि यहाँ पर श्रेय लेने की भी लड़ाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो भाटिम्बा जो आयोग था, उसका जो नियोजन था वो महाविकास आघाड़ी की सरकार ने किया था।
तो धनंजय मुंडे की बात करें जो ओबीसी समाज के नेता हैं, जो उसके मंत्री भी थे उस विभाग के, उन्होंने बाइट देते हुए कहा कि कहीं ना कहीं उनके सरकार के समय ये आयोग गठित किया गया, तो कहीं श्रेय उनकी पार्टी को या उनके समय की सरकार को जा रहा है। लेकिन एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि यहाँ पर श्रेय लेने के मामले में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जो उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही ओबीसी आरक्षण हम लाएंगे, तो वो आरक्षण सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद सामने रिजल्ट है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर श्रेय लेने की बात, लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस भी अपने बयान में वही बात कहते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सर्वेश, जहां पर बात ये कि तमाम तर पार्टियां ही खुश है इस चीज़ से, लेकिन अब जो क्रेडिट लेने की बात है, तो देवेंद्र फडणवीस ने भी जिस तरह से कहा कि उद्धव सरकार में सुप्रीम कोर्ट में कहा भी गया था कि रिपोर्ट पेश करे, लेकिन बावजूद उसके पेशरफ्त नहीं हुई थी। लेकिन अब जब हमारी सरकार आई है तो ये पूरा मामला साफ हो गया है और ओबीसी फिर से बहाल हो गया। तो कहीं ना कहीं फडणवीस ये बता रहे थे साफ तौर पर कि ये क्रेडिट जो है उनको जाता है, उनकी सरकार को जाता है। जी बिल्कुल, यही बात। फडणवीस के पूरे बयान को अगर आप गौर से सुनेंगे तो उनके पूरे बयान से ये साफ जाहिर हो रहा था कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कहीं न कहीं जिस तरह से और महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के पदभार संभाले हुए हैं, नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने हैं, नई सरकार के गठित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, तो क्रेडिट लेने वाली बात उनके मुंह से ज़रूर सुनाई पड़ रही है। लेकिन तमाम जितने नेता महाविकास आघाड़ी के हैं, उनके जो बयान आए हैं, उनका साफ कहना है कि उनके कार्यकाल में ये कमेटी गठित की गई थी, और कमेटी के गठित होने के बाद जो 780 पन्नों की कुल टोटल रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट्स में क्या कुछ डेटा कलेक्शन है या कुछ स्थितियां हैं ओबीसी समाज को लेकर, उनका तमाम जो ब्यौरा पेश किया गया था 780 जो पन्नों की रिपोर्ट्स में। और उसी रिपोर्ट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये आदेश जारी किया है। अब आने वाले समय में चुनाव के जो तारीखें होंगी, वो तारीखें क्या किन किन महीनों में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हैं, नगर पालिका के चुनाव हैं, या स्थानीय स्वराज संस्था के जितने चुनाव हैं, वो तारीखें ये तय करेंगी और किसे कितना फ़ायदा होगा। चुनाव के नतीजे बताएंगे कि जिस 27% आरक्षण को लेकर सभी राजनीतिक दल, यहाँ तक कि महाविकास आघाड़ी की जब सरकार थी तो विपक्ष में बैठे फडणवीस लगातार इस मामले को उछालते रहे, चाहे विधानसभा में हो चाहे सड़क पर हो, लगातार उनके तमाम नेताओं की तरफ से इस मामले को उछाला गया, लगातार महाविकास आघाड़ी पर आरोप लगाया गया। महाविकास आघाड़ी के नेता और मंत्री देवेंद्र फडणवीस की पूर्व सरकार पर आरोप लगाते रहे कि आपके कार्यकाल में ठीक काम नहीं हुआ, आपके कार्यकाल में एम्पिरिकल डेटा जमा नहीं हुआ, ये उन पर आरोप लगाते। लेकिन अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अब लड़ाई क्रेडिट लेने की शुरू हो चुकी है कि महाविकास आघाड़ी के लोग कहते हैं कि हमारे टाइम पे आयोग गठित की, ये उसका नतीजा है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तब ये नतीजा आया है। सर्वेश, वहीं अब जब लोकल बॉडी इलेक्शंस के हवाले से तारीखों का ऐलान होगा, मुकर्रर की जाएंगी तारीखें, लेकिन अगर बात करें तो महाराष्ट्र में जिस तरह का सियासी माहौल बना हुआ है, ऐसे में लोकल बॉडी इलेक्शंस के हवाले से क्या कुछ प्रेडिक्शंस, क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं, या फिर लोगों में और ख़ास तौर से ख़ुद पॉलिटिकल जो लीडरान है उनमें किस तरह का भाव देखने को मिल रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद जाहिर सी बात है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं महाराष्ट्र के, चाहे बड़े दल हों या छोटे दल हों, अपने चुनाव की जो सरगर्मी है उन्होंने पहले से तेज किए हुए थे, अब और ज़्यादा तेज हो जाएगी। लेकिन एक जो इस समय स्थिति महाराष्ट्र पर संकट, महाविकास आघाड़ी का एक जो हिस्सा, एक जो दल है शिवसेना, उस पर जो मंडरा रहा है, हालांकि 1 अगस्त तक तारीख आगे चली गई है। जो सुनवाई डिस्क्वालिफिकेशन का जो मामला था शिवसेना पर, शिंदे गुट और जो उद्धव गुट के बीच में, कि असली शिवसेना कौन है, असली शिवसेना का दावेदार कौन है, ये मामला यहाँ पर अटका हुआ है। चुनाव की तारीखें अगर घोषित होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट की तारीख 1 अगस्त है। अब यहाँ पे फैसला क्या होगा, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर 1 अगस्त की रोज़ सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगर कोई फैसला करता है, अगर शिंदे गुट की तरफ खिलाफ फैसला करता है, तो महाराष्ट्र की जो नई सरकार बनी है उस पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। और उद्धव ठाकरे के खिलाफ अगर फैसला होता है तो उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है कि उनका जो दल है, उनकी जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है, ऐसे भारत में या अपने देश में या राज्य में ऐसे कई पार्टियों के साथ पूर्व में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं कि जो उनके पार्टी के नाम भी खतरे में आते हैं, उनके चुनाव चिन्ह हैं जो वो भी खतरे में आ सकते हैं।
तो कुल जी। मिला कर इस समय उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट में जो एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है उस पर सबकी नज़र है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति की तमाम नेताओं की नज़र इस घटना पर टिकी हुई है कि देखना है कि इसमें फैसला क्या होता है। हालांकि कानूनी जानकार जो कहते हैं, जिन्होंने शिवसेना के जो संविधान को बहुत नज़दीक से पढ़ा हुआ है कि इसमें क्या क्या लीगल टर्म्स एंड कंडीशन हो सकते हैं, उनका ये मानना है कि आखिरी नौबत निशानी फ्रीज करने की हो सकती है और नई निशानियां हो सकता है, दो के अलाट हो, या फिर शिंदे गुट को हो सकता है कि जो 2/3 बहुमत का जो दावा कर रहे हैं, सरकार भी बना चुके हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनको किसी न किसी एक पार्टी में जो लीगल टर्म्स की बात कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं, जो लीगल टर्म्स की बात करते हैं कानूनी जानकार, उनको किसी न किसी पार्टी में मर्ज होना ही पड़ेगा हर हाल में। बिल्कुल सर्वेश, ये पूरा मामला क्योंकि कोर्ट में है तो लंबा भी चल सकता है, काफ़ी वक्त लग सकता है। इस सब के बीच अगर चुनाव को लेकर के तारीख का ऐलान हो जाता है और चुनाव हो जाते हैं, ये बताइए कि जो उद्धव ठाकरे ग्रुप है शिवसेना का, जो उद्धव ठाकरे वाला असल रूट ग्रुप जिसको हम कहेंगे स्ट्रक्चर, उनके लिए ये बल्दियाती इलेक्शंस कितने अहम है और किस तरह से अफेक्ट करेगा अब जबकि दोनों ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं, तो ग्राउंड लेवल पर क्या कंफ्यूजन होगा, क्या लोगों में किस तरह से जाएंगे अब उद्धव ठाकरे? देखिए, मैं जो परिस्थितियां जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला डिस्क्वालिफिकेशन का पहुंचा है, दोनों तरफ से, शिंदे गुट की तरफ से भी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से भी, तो दोनों गुटों की तरफ से डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है। तमाम जानकार, तमाम दोनों पक्ष के वकील ने जिस तरह से आज जिरह की सुप्रीम कोर्ट में, उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि इस मामले की सुनवाई या फैसला जल्दी सुप्रीम कोर्ट में नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के जो आज अलग अलग जज बैठे थे, उनका साफ कहना था कि बड़ी बेंच की तरफ इस मामले को रुख किया जा सकता है। बड़ी बेंच यानी कि उसमें जजों की संख्या भी और होगी और बड़ी पूरे तरह से एक राजनीतिक और संवैधानिक और संवेदनशील मामला है। इसको बहुत ही जल्दबाजी में इस पर कोर्ट अपना निर्णय नहीं ले सकता है, क्योंकि इसमें कई लीगल टर्म्स, कई कड़ियों की बात, चाहे कपिल सिब्बल की बात करें, चाहे मनु सिंघवी की बात करें, चाहे इनके शिंदे गुट के साल्वे की बात करें, जिस तरह से दोनों पक्षों के वकीलों ने तमाम दलीलें रखी, तमाम उदाहरण दिए हैं, उन उदाहरणों को देखकर यही लगता है कि ये मामला लंबी रेस तक चलेगा। और उसी के बीच अगर चुनाव की तारीखें अगर घोषित होती है महाराष्ट्र में, तो ये सबकी निगाह इस पर लगी रहेगी कि शिवसेना, जो अभी चुनाव चिन्ह, जो असली शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, जो बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं उद्धव ठाकरे, जो धनुष पान के चुनाव का चिन्ह है जो अब तक उनका, वो तो उस पर चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन ऐसे में जो असली शिवसेना का दावेदारी, जो अपनी उस पर दावा ठोक रहे हैं, एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के, वो किस चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव में उतरेंगे, उनके जो उनके समर्थक लोग हैं, अगर उनके लोग लोकल बॉडी के चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो किस चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ेंगे, ये भी काफ़ी देखने वाली बात होगी। यहाँ पर कुछ नई बातें अगर चुनाव के तारीखें घोषित होते हैं तो ज़रूर महाराष्ट्र की जनता को और देश की जनता को देखने मिल सकती हैं। बिल्कुल, ये एक देखने वाली बात होगी कि एकनाथ शिंदे जो है वो किस चुनाव चिन्ह के साथ और किस नाम के साथ जो है लोगों के बीच उतरेंगे। और इसी बीच अब क्योंकि ये दावा करना, ये प्रूव करना ज़रूरी हो गया है कि बाला साहब ठाकरे की असल शिवसेना कौन है, जहां एक तरफ उनका खुद का परिवार है, और इसी कड़ी में ये भी देखने को अब मिल रहा है कि आदित्य ठाकरे खुद मैदान में आ गए हैं और अब यात्रा भी करने जा रहे हैं। सर्वेश, शिव संवाद यात्रा, जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब जिस तरह से एक्चुअली जो गलतियां पहले मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जब मंत्री थे, उस दौरान काफ़ी गलतियों की बात कहें हम नहीं, मतलब तमाम आम लोगों के बीच, चाहे लोकल ट्रांसपोर्टेशन हो या तो रिपोर्टर्स हो या राजनीतिक जानकार हो, सभी का ये मानना है कि उद्धव ठाकरे ने इस अपने 2.5 साल के कार्यकाल में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की जो उनको शायद नहीं करनी चाहिए थी। चाहे एक बड़े स्कूल और कॉलेज का क्लासरूम हो, चाहे राजनीतिक गलियारों का एक बड़ा बैठक हो, वहाँ पर एक चीज़ हमेशा होती है कि बैठकों का एक दौर जो होता है, चाहे हफ्ते में हो चाहे महीने में हो, वो दौर होते रहता है ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारे खेमे में, हमारी पार्टी में, हमारी क्लासरूम में, हमारी कॉलेज में क्या कुछ हो रहा है। शायद वो करने से उद्धव ठाकरे जो बहुत है चूके, उनकी बीमारी का उन्होंने हवाला भी दिया। लेकिन कोरोना काल में जिस तरह से वो महाराष्ट्र की जनता से लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े रहे, तमाम तकरीरें देते रहे, सावधानियां बरतने के लिए कहते रहे, तमाम बातें कहते रहे, उसको लेकर एक संवेदनशीलता जो है महाराष्ट्र की जनता के दिलों में उनके प्रति ज़रूर है। एक सिंपैथी आज भी उद्धव ठाकरे ने अपनी एक जो
सिंपैथी बनाई कोरोना काल में अपने कार्यकाल में, वो सिंपैथी को कोई दूसरा अब तक हासिल नहीं कर पाया महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। उन्होंने बहुत एक अच्छी जगह बनाई और उनको काफ़ी सराहा भी गया इस चीज़ को लेकर कि महाराष्ट्र के एक ऐसे मुख्यमंत्री जो एक परिवार के जो हेड होते हैं उसके मुताबिक सभी को संबोधित करते रहे कोरोना काल में। लेकिन एक जो मेल मिलाव होता है मीटिंग में, जैसे एक परिवार के सदस्य, वो शिवसेना के मुखिया थे, उनके अपने बागी जिस तरह से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं इसमें, उन तमाम विधायकों से मेल मिलाव रखना, अपने कार्यकर्ताओं से मेल मिलाव रखना, जिला अध्यक्षों से मिलाव रखना, इन सब चीज़ों से थोड़ी सी दूर ज़रूर थे। लेकिन वो जो कमी थी, वो कमी को अब पूरी तरह से वो समेटते नज़र आ रहे हैं। वो हर दिन नए नए जिला अध्यक्षों से, नए नए जितने उनके अलग अलग खेमे हैं, उनसे रोजाना सेना भवन में मुलाकात कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे हर शाखा में जाते हैं, बैठकों का दौर कर रहे हैं, एक शिव संवाद यात्रा आप निकाल रहे हैं जो 21 जुलाई से 23 जुलाई तक होना है। तो मिला जुला कर एक बैठकों का दौर, यात्राओं का दौर, मीटिंगों का दौर शिवसेना की, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे, बिल्कुल वो अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो जिस तरह से वो बट गए हैं और उनकी आइडेंटिटी पे, एग्जिस्टेंस पे जो सवाल खड़ा हो गया है, उसको किसी तरह से ठीक करे और अपना जो उनका हक है शिवसेना खुद को बुलाने का, उसको वापस ले ले। सर्वेश, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी केस की समाअत कल यानी 21 जुलाई को दोपहर 2 बजे करेगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हन की बेंच कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी से मुतल्लिक पुराने मुकदमात के साथ दायर नई दरख्वास्तों की भी समाअत करेगा। नई दरख्वास्त में मुतालबा किया गया है कि मस्जिद में पाए जाने वाले शिवलिंग की पूजा की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने हुक्म में सर्वे के दौरान पाए गए मुबैना शिवलिंग को महफूज रखने का हुक्म दिया था और वाराणसी की अदालत में जारी समाअत को भी जिला जज को मुंतकिल कर दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत दी है। बुध को सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मुकदमात में मोहम्मद जुबैर की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। इस दौरान अदालत ने कहा कि जुबैर को आखिरी वक्त तक हिरासत में रखना मुनासिब नहीं है। अदालत ने यूपी में दर्ज तमाम FIR दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को मुंतकिल करने का भी हुक्म दिया। इसके साथ ही यूपी हुकूमत की तरफ से बनाई गई SIT को भी तहलील कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद मोहम्मद जुबैर को आज शाम 6 बजे तक रिहा कर दिया जाएगा। न्यूज़ 8 5 में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।